Dear students, Domer augmented the work of Keynes by introducing the supply side effect of the investment in the macroeconomy. Here we shall use integration in this series of 3 lectures to find out how Domer explained the impact of investment on the economy, and hence he gave his growth model. So his model is known as Domer growth model, out of which in the first lecture we shall learn about the framework given by him. And firstly, just like any other model, we shall talk about the premises that he set for the whole model. He is talking about a stimulus. कोई ऐसी change है जिसका असर वो चेक करना चाहता है on the economy, and definitely this is investment in this case. और investment का असर, it is to be observed on the overall economy. So he says that the rate of change of investment will not affect just aggregate demand, बल्कि वो aggregate supply side पे भी एक वे में असर करेगा. That is aggregate demand and the productive capacity. और वो जो वे जिसकी मैं निशानदेही कर रहा था वो है productive capability और productive capacity of the economy. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सिम्बॉलिकली उसी बात को कन्वे किया है. दैट इज़ इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है उसका असर ना सिर्फ एग्रीगेट डिमांड पे होगा, पीपल विल डिमांड मोर, बट ऑल्सो देयर विल बी इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ये सिंबल जो है ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो कर रहा है, बट दिस सिंबल एक्चुअली इज कॉल्ड एज कापा और कैपा in this couple of pronunciations. We should be clear that it's a Greek letter and it's not an English letter. It's like the Greek equivalent of K letter. So kappa is showing the productive capacity, पैदावाराना सलाहियत इकोनॉमी की, उसको ये शो कर रहा है. And I and AD are the investment and aggregate demand as usual. ये वो दो नोटेशंस हैं जो कि हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक. बेसिकली हमारा मकसद इस मॉडल में, फॉलोइंग दी राइटिंग्स ऑफ डोमर, इज़ टू फाइंड आउट दी टाइम पाथ ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऐसी टाइम पाथ जो कि इकोनॉमी को एट इक्विलिब्रियम रखेगी, while observing the impact on demand side as well as the productive capacity or the supply side. तो इन्वेस्टमेंट का जो स्टिमुलस है, जो असर है, जिसे हम कैलकुलेट कंट्रोल कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम पाथ. हम एग्रीगेट डिमांड या हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे. डेफिनेटली चूँकि वी इंटरवीन बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कम या ज़्यादा, हम उसकी बात करें. is needed along with which an economy could grow while maintaining the full utilization of its productive capacity. So the same thing that I told you, that this time path is to be found while keeping the consideration of the full capacity of the productive capability of the economy. That is, that there is equilibrium between the demand side and the supply side. Now this is the first side of the effects, because it has a dual effect. One is the demand side effect and the other is the supply side effect. पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड साइड के इफेक्ट की, दैट इज चेंज इन इनकम. केन्सियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरी जो हमें ये बताती है, ये है केन्सियन मल्टीप्लायर का सिंपल फार्मूला जो हम ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल, और कैपिटल को या मल्टीप्लायर को हम इट्स दी मल्टीप्लायर, और इस मल्टीप्लायर को हम 1/s से भी लिख सकते हैं. तो आपने देखा ये वही थ्योरी है, ये वही फॉर्मूला है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हमने जो के नोटेशन थी मल्टीप्लायर की, उसे हमने रख दिया एक साइड पे और 1/s को बोरो कर लिया, बिकॉज s इज़ अ मोर मीनिंगफुल वेरिएबल व्हेन इट कम्स टू आवर गिवन डेटा और आवर एम्पिरिकल कलेक्शन ऑफ द डेटा, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब इसे हमने रीअरेंज किया है इस तरीके से, आप देख रहे हैं कि मैंने DI को शिफ्ट कर दिया ऑन द अदर साइड. जब मैंने इसे इधर शिफ्ट किया, इससे मुझे एक बेनिफिट हुआ है, और वो है कि हमने इसे 1/s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट को, एंड दैट विल गिव अस द चेंज इन इनकम. हम जानना चाहते हैं चेंज इन इनकम, और वो जानने के लिए हमने DI को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया. नाउ वी डोंट हैव द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, वी हैव द एक्चुअल चेंज ऑफ इनकम.
इसकी मिसाल ये है कि हम ये जानना चाहें कि इनकम में कितना इजाफा होगा जब इन्वेस्टमेंट का हम स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन दी 100 यूनिट्स दैट कैन बी मिलियंस और बिलियंस और थाउजेंड्स, तो इकोनॉमी में जो इनकम में चेंज आएगा वो 500 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और द मार्जिनल पेंसिटी टू कंज्यूम, और इस केस में 1 माइनस MPC दैट इज मार्जिनल पेंसिटी टू सेव। Dynamize the changes in national income and the investment, इसे हम डायनामाइज कर सकते हैं। एंड बाय डायनामाइज वी मीन कि हम इसमें टाइम डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हम इसे DT से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। तो आप देख रहे हैं कि DI और DI को DY और DI को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू द डायनामिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम DT को डिनोमिनेटर में देखेंगे। तो हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया DT ऑन बोथ साइड्स। जब हमने DT को इंट्रोड्यूस करवा दिया या इन अदर वर्ड्स डेरिवेटिव को कंप्लीट कर दिया, तो वी हैव दिस फॉर्म जिसे हम सेव कर सकते हैं अपने पास फॉर फर्दर यूजेज। तो हम इस इक्वालिटी को हम सेव कर लेंगे जो कि इस बॉक्स में है। दिस वाज द डिमांड साइड एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट वुड बी द सप्लाई साइड, जो कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी से रिवील हो रही है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल ये होगी। हमें पता है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैपा से शो होती है, और इसे अगर हम कैपिटल पे डिवाइड करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि कैपिटल के जो है वो डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है हर यूनिट ऑफ कैपिटल की वो हमने कैलकुलेट की। तो पर यूनिट कैपिटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम एक और सिंबल से यूज़ कर डिनोट करेंगे, और वो है रो। दैट इज़ अगेन अ ग्रीक लेटर RHO, रो इसका नाम है। और यहाँ पर हम इसे न्यूमेरिकली भी समझ सकते हैं। अगर इस प्रोसेस का आंसर हमारे पास 5 आए, तो इसका मतलब है कि 5 और 1, इसका मतलब यह है कि कैपिटल का हर यूनिट इस सलाहियत का हामिल है कि ये 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सके। तो ये है रो को कैलकुलेट करने का बेनिफिट। आगे हम चलते हैं, उसमें कहता है ईच यूनिट ऑफ कैपिटल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस। वही इंटरप्रिटेशन जो भी हमने की। रो इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट एज टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो रो है दैट इज द पर यूनिट कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल टू बी प्रोडक्टिव। तो ये जो वैल्यू है पैदावाराना सलाहियत हर एक कैपिटल के यूनिट की, ये डिपेंड आमतौर पे करती है टेक्नोलॉजी पे। और जिस एरा में दूसरी जंग अजीम के इर्द गिर्द जब डोमर ने ये मॉडल प्रेजेंट किया, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी डायनामिक नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का एक बड़ा डायनामिक रोल है। यूजुअली द टेक्नोलॉजी वाज ग्रोइंग एट अ वेरी स्लो रेट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ही एज्यूम्ड एंड ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, उसने ये एज्यूम किया कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डायनामिक नहीं है और ना ही कैपिटल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस वजह से इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, रादर इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वालिटी हमारे पास आई थी, इसे हमने रीअरेंज करके लिख लिया और कैपा की एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि कैपा इज समथिंग वी आर इंटरेस्टेड इन। ये सप्लाई साइड की एबिलिटी को शो करता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसे डायनामाइज हमने करना है, और उसके लिए अगेन हम DT से डिवाइड कर सकते हैं इसको, या डेरिवेटिव ले सकते हैं T के लिहाज से, और फिर हमारे पास इसकी जो फॉर्म होगी वो ये आ जाएगी। दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि रो को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है, सो इट केम आउट। और ये हमारे पास DK/DT रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल जो होती है, कैपिटल में जो चेंज होती है वो एक्चुअली हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए हमने I लिख दिया DK/DT की जगह। तो हमारे पास बन गया DK/DT। ये हमारे पास आ गई सप्लाई साइड की डायनामिक फॉर्म। तो नाउ वी हैव बोथ। अब हमें ये याद है कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती थी वो थी Y और K की कैपा की इक्वालिटी। In other words, demand or supply की equality. In microeconomics, however, we are dealing with macroeconomic situation, so aggregate demand और aggregate supply की equality. यहाँ पर आप देख रहे हैं वही चीज़ हमने डिपिक्ट की है, करंट इनकम प्रोडक्शन और पोटेंशियल प्रोडक्शन, कि जो हमारी अभी प्रोडक्शन है वो बराबर हो कैपेसिटी के बराबर। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो लेवल है या फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये एक डिज़ायर्ड सिचुएशन है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्टैटिक सेंस क्या है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब जो हमने यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हैं ये डायनामिक हैं, क्योंकि हमने DT इंट्रोड्यूस करवा दिया इन बोथ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और ये रेट ऑफ चेंज को शो कर रहे हैं इनकम के ओवर टाइम, और ये रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा है ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओवर टाइम। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डायनामिक सेंस है उसी इक्विलिब्रियम की जिसे हम स्टैटिक सेंस में पहले बात कर रहे थे।
और ये डेफिनेटली डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, इनिशियल इक्विलिब्रियम, इनिशियल वैल्यू पे और इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि सफ़र का आगाज़ होगा फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन और वो चलेगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम और अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो इनके जो बैलेंस को हम यहाँ पर डिज़ायर करते हैं ताकि ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक सेंस के साथ साथ डायनामिक हो। So above mentioned is the condition for dynamic equilibrium in the economy under the growth model. तो हमने फाइनली इस कंडीशन को डिराइव कर लिया जो डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करती है इन दी डोमर ग्रोथ मॉडल, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एग्रीगेट डिमांड साइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द सप्लाई साइड इन स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ द इनकम जनरेटेड एंड ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी that is there in the economy.